हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हर बार पता होता है, लेकिन मैं हर बार रिपीट कर देता हूँ कि इस चैनल में हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे करंट अफेयर्स की डिस्कशन होती है। वीकली एक जो स्पेशल वीडियो होता है जो वीकली करंट अफेयर्स का होता है, ये संडे संडे आता है। इसके अलावा इस समय हम एक मॉक टेस्ट भी चला रहे हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए देख रहे हो, सभी के लिए वो मॉक टेस्ट बेनिफिशियल होगा। रोज़ रात में 10 बजे अपलोड होता है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारी क्लास चल रही है वीकली करंट अफेयर्स वाली, ठीक है। और ये एपिसोड हमारा 21 है और 21वां या 22वां एपिसोड है मे बी। तो जैसा कि आप लोगों को हर वीकली ये एपिसोड मिलता रहता है, तो आई होप ये सारी चीज़ें सही से चल रही हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी टॉपिक पे, करंट नहीं, इवन जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक का आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। उसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो आपको बना के देंगे। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आप कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो चैट बॉक्स में, है ना, ठीक है। चलिए, तो बिना देर करते हुए मैं ये वीडियो जो है वो शुरू करता हूँ। और ये वीडियो आपका संडे को आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैं जो है वो ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बाकी आपका ये जो वीडियो है वो संडे को आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप किसी भी पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या किसी भी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स में ये जो करंट है आपसे पूछा जाता है, ये आपको पता ही है। और करंट की ये क्लास आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। हम कुछ दिन में करंट अफेयर्स का जो हमारे एक साल के करंट अफेयर्स है उसका भी एक जो है मॉक टेस्ट टाइप शुरू करने वाला हूँ। उसमें क्या होगा, 30 क्वेश्चंस आपको, 30, 20 या 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको पर डे दिए जाएंगे। जैसे हम अभी मॉक टेस्ट वाली क्लास चला रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपको अभी मॉक टेस्ट वाली क्लास में हमारे मिक्स क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन जो आप दे रहे हैं, उसमें क्या होगा, करंट वाली क्लास में उसमें एक साल के करंट अफेयर्स होंगे, उसमें आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे डेली, ठीक है। चलिए, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जो अभी पहला क्वेश्चन निकल के आया, इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला 2021 में भारत में व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये शख्स, इनको अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जैसा पढ़ा चुका हूँ कि अमेरिकन स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स है, जो अलग अलग तरीके से वो प्राइवेट कंपनी है और अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही है स्पेस में, स्पेस के मामले में, अंतरिक्ष की चीज़ों में। इन्होंने अभी हाल ही में ऐसा रॉकेट जो है वो डिज़ाइन किया है कि वो वापस, मतलब जो रीयूजेबल रॉकेट है, कि वो सैटेलाइट छोड़कर वापस धरती पे आ जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो है वो इन्वेंशन किए हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी एक इलेक्ट्रिक कार की कंपनी भी है टेस्ला, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या है, ये 2-3 साल से बोल रहे थे कि ये टेस्ला जो है, टेस्ला को इंडिया में भी लाएंगे, तो जो कि नहीं ला पा रहे थे किन्हीं रीज़नों से, वो उनका वो है ना। तो अभी इन्होंने फिर से एक अनाउंसमेंट किया कि 2021 में टेस्ला जो है वो इंडिया में बिजनेस करेगी। अच्छा, अब इसकी खास बातें क्या हैं टेस्ला की, है ना। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ये चलाती हैं, और इसकी खास जो है वो सबसे चीज़ है कि ये रेसिंग कार जो है सबसे इनकी जो फेमस है रेसिंग कार। और इनकी रेसिंग कार्स की जो एक टाइम पे चार्जिंग होती है, जो स्पेशल चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ टेस्ला की। स्पेशल चीज़ें उनकी ये कि सबसे खासियत बड़ी ये है कि वन टाइम चार्ज में उनकी जो रेसिंग कार्स हैं वो 650 किलोमीटर्स चलती हैं एक बार चार्ज होने में, ठीक है। और हमारे यहाँ ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि 270 किलोमीटर टॉप स्पीड है इस टेस्ला कार की, 270 किलोमीटर टॉप स्पीड है, ठीक है। और 100 किलोमीटर स्पीड इन जस्ट 2.5 सेकेंड। मतलब जैसे ही आप स्टार्ट करते हो गाड़ी को, तो 2.5 सेकेंड में ये 100 की स्पीड में चली जाएगी। मतलब इतनी फास्ट है ये गाड़ी, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत होती है 1.4 करोड़ से इसकी गाड़ी की शुरुआत होती है। तो ये कुछ खास बातें हैं, और इसीलिए ये पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो पर्यावरण वाली सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है पर्यावरण को लेके, तो मे बी फ्यूचर में जाहिर सी बात है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा यूज़ हों, क्योंकि उनमें पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये टेस्ला बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट कैप्चर कर रही है। तो इसीलिए भारत को भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, और ये इन्होंने बोला है कि 2021 में ये भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार 7,796 करोड़ की लागत से सेना के लिए फ्रंटियर क्षेत्रों पर संचार नेटवर्क स्थापित करेगी। देखिए, जो भी मैं करंट पढ़ाता हूँ वीकली, वो मैं आपको डिटेल्ड पढ़ाता हूँ। डिटेल्ड किस लिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। किस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला
किस वर्ष भारत में अपना व्यापार शुरू करेगी, तो 2021 में शुरू करेगी। इसके मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं। इसकी खासियत क्या है, मतलब ये टेस्ला किस तरह की कंपनी, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको डीपली जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप जहाँ से भी वो पूछेगा आप तुरंत आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, भारत सरकार 7,796 करोड़ की लागत से सेना के लिए फ्रंटियर क्षेत्रों पर संचार नेटवर्क स्थापित करेगी। क्या है भाई ये, देखिए सेना के जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें क्या है कि भाई देखिए वहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन जब तक नहीं एक तरह से बैठ पाएगा तब तक हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे अपनी सेना से। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि 7,796 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, भारत के बॉर्डर एरियाज़ में। और यहाँ पे वो संचार व्यवस्था को और मजबूत करेंगे, मतलब वहाँ पे जो कम्युनिकेशन माध्यम है वो चाहे टेलीफोनिक हो गया या एक तरह से नेट वाला हो गया है ना, इंटरनेट का प्रोवाइडिंग हो गई, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हो सके, इन सब चीज़ों के लिए जो फंडिंग है ये प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमेरिकन राष्ट्रपति की विमान की तर्ज पर बना भारत का वीआईपी विमान एयर इंडिया 1 भारत पहुंचा। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन भी बनने स्टार्ट हो गए होंगे, अगर आपने कहीं देखा होगा तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो भारत के अंदर स्पेशल विमान आया है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बोइंग 777। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में जो एयर इंडिया 1 आया है उसका नाम क्या है, एक्चुअल नाम, तो बोइंग 777 नाम है इसका। और जो इंडियन नाम है इसका, तो इंडिया में उसका नाम रखा गया है एयर इंडिया 1, ठीक है, एयर इंडिया 1 रखा गया है। और सेम ऐसा ही विमान है, कुछ खासियत है उसमें, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके पास है। और इसी तरह का स्पेसिफिक विमान जो स्पेशल विमान है हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए और हमारे प्रेसिडेंट हो गए, इनके लिए ये विमान जो है वो इंडिया में है। प्राइस इसकी क्या है, तो प्राइस इसकी 800 करोड़ के अबव है ना। और कोई फिक्स मेरे को ध्यान नहीं है, मैं लिख के भी नहीं लाया, तो इसकी जो प्राइस है वो 800 करोड़ के अबव है। 800 या 8,000 ऐसे कुछ है, ठीक है। जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए और अच्छा इसकी खासियत क्या है भाई, तो इसकी खासियत ये है कि देखिए जैसे कोई भी विमान होता है तो जब भी अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो विमान यूज़ करते हैं कहीं यात्रा करने के लिए किसी दूसरे देश तक, तो क्या करते हैं पहले उनको किसी और एक स्पेसिफिक कंट्री में रुकना पड़ता है। जैसे उनको भारत से अमेरिका तक की यात्रा करनी पड़ी तो उनको बीच में कहीं रुकना पड़ेगा, है ना। या उनको और भी दूसरी कंट्री की यात्रा करनी पड़ी तो उनको बीच में रुकना पड़ेगा उनके विमान को फ्यूल जो है फिल करने के लिए, फिर वो दूसरी जगह जाएगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि एक बार अमेरिका से भारत तक की लंबी यात्रा कर लेगा, मतलब एक ही बार जिस भी कंट्री में जाएगा तो ये इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि एक ही राउंड में वो पूरी काउंट कर लेगा यात्रा एक ही बार में, ठीक। दूसरी चीज़, इसकी दूसरी खासियत क्या है कि ये मिसाइल से बच सकता है, ठीक है। मतलब मिसाइल से अगर कोई हमला करता है इस पर तो इसका जो है वो मतलब जो इसकी बॉडी है वो मिसाइल का हमला सह लेगी और कुछ भी नहीं होगा विमान को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह रडार को जैम कर सकता है जिससे किसी देश या जगह को पता नहीं चल सकता कि ये विमान उसके ऊपर से गुजर रहा है सब। अच्छा ये चीज़ मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूँ। सपोज करिए कि हमारा जो विमान है वो पाकिस्तान के ऊपर के जोड़ किया जा रहा है। अभी जो बालाकोट वाली एयर स्ट्राइक हुई थी इसमें यही हुआ था, जब वो अभिनंदन वर्धमान जी जो इन्होंने हमला किया था उनको रडार से पकड़ लिया गया था। और इसी रडार से पकड़ने के बाद, रडार में आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, ठीक है, तो उससे उन्होंने फिर इनके हमला कर दिया था, इनके जो विमान था और वहीं पर वो गिर गया था, ठीक है। तो अगर भाई जाहिर सी बात है अगर हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अगर विमान से जा रहे हैं और किसी देश को भाई उसको नहीं लगता कि हमारे ऊपर से गुजरे हैं, हमारे देश के ऊपर से, हमारे देश की सीमा के ऊपर से, तो वो क्या है रडार कैच कर लेता है और वो फिर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करेगा, जिस भी एरिया से निकलेगा वहाँ के रडार को जाम करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये खासियत है, ये इन खास चीज़ें हैं इस विमान के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो भारत के अंदर विमान आया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के लिए, ये क्या इसका नाम क्या है, तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया है एयर इंडिया 1 तो एयर इंडिया 1 कर देंगे आप। और अगर आपको ऑप्शन दिया है बोइंग 777 तो बोइंग 777 आप कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने रोहतांग दर्रे में बनी रणनीतिक अटल सुरंग का उद्घाटन किया। अभी ये बहुत ज़्यादा जो है वायरल भी हुई थी न्यूज़ और ये बहुत ज़्यादा फैली भी थी, इस तरह की न्यूज़ें, है ना। तो अच्छा यहाँ पे आपके पढ़ने की चीज़ें क्या हैं, तो अगर आपसे पूछा गया कि रोहतांग दर्रे में कौन सी अभी बड़ी रणनीतिक जो टनल है वो बनी है, तो आप वहाँ पे तुरंत बता दो कि अटल टनल बनी है। रोहतांग ये कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा और इसका उद्घाटन किसने किया,
तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे ऊंचाई पर, समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे पहली सुरंग है, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई पर बनी सबसे बड़ी सुरंग ये मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी और एक चीज़ मैं बता दूं, इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। चलिए, और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए, और कोई चीज़, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, मैं हर बार क्लियर करता हूं, और आज फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी एक चीज़ भी नहीं समझ में, एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको आपको शॉर्ट में और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने हाल ही में परमाणु मिसाइल सौर्य का बालासोर में पर सफल परीक्षण किया है। क्या है भाई ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा कि डीआरडीओ ने बालासोर के अंदर कौन सी परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो यहाँ पे आपके लिए जो आंसर हो जाता है वो ये है, सौर्य का, ठीक है, सौर्य का परीक्षण किया। अच्छा, अब ये क्या है भाई, देखिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक किस तरह से, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक क्या, देखिए दो तरह से चीज़ें होती है, एक सेकंड, एक ये हो गई, एक ये हो गई। देखिए, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये सीधे जाती है, एक सेकेंड, ये सीधे जाती किसी भी टारगेट की तरफ, और जो हमारी हाइपरसोनिक और अलग टाइप की मिसाइलें होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, एक सेकेंड, वो इस तरह से हमला करती हैं, और ये सीधे सीधे हमला करती है, ठीक है। चलिए, तो अभी डीआरडीओ ने बालासोर के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो सौर्य का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट, गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने नेपाल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान दी हैं। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभी गांधी जयंती के अवसर में भारत ने किस देश को जो एक एम्बुलेंस और स्कूल बसें प्रदान की हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेपाल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर जल सेना अभ्यास किया। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि पासिक्स नौसेना अभ्यास बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमारे साथ किया है, 4-5 कंट्रीज़ ने। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में, हर एक वीडियो में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हर एक वीडियो देखिए, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं क्या किया, मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया था कि 1-2 दिन मैंने डेली करंट अफेयर्स भी चलाया था, लेकिन उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको क्विट करके इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से वो शुरू करूँगा कि डेली डेली आपको करंट मैं जो है वो समझाता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत व बांग्लादेश के अंदर कौन सा जल सेना अभ्यास हुआ था, तो बोंगो सागर जल सेना अभ्यास हुआ था, ठीक है। चलिए, अच्छा, इससे पहले भी क्या हो चुका है क्या, तो हाँ हो चुका है, 2019 में पहला हुआ था और 2020 में ये अब हुआ है, ठीक है। नासा ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा कि नासा ने एक अंतरिक्ष कार्गो विमान लॉन्च किया है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये कल्पना चावला हैं और इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से जो है पुरस्कार दिए गए थे, तो ये जिला श्रेणी के अंदर दिए गए थे, मतलब जिलों में ये बांटे गए थे, किस तरह से, मतलब अधिक स्वच्छता बढ़ती जा रही किन किन जिलों में, तो उन जिलों के हिसाब से बांटा गया था। अच्छा, इसमें टॉप किसने किया, मतलब किस जिले को मिला था, ठीक है, तो ये मिला था, मैं बता देता हूँ आपको, तिरुनवेली, एक सेकेंड, तिरुनवेली को मिला था। अच्छा, तिरुनवेली कहाँ पर है, तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर। इस डिस्ट्रिक्ट ने ये अवार्ड जीता था, ठीक है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं आपने कि किसने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 बांटे थे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय की ये मिनिस्टर हैं, और ये पहली बार इसका जो है वो गठन हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ जल मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था, तो जल शक्ति मंत्रालय पहली बार गठित किया गया था अभी हमारे में हाल ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने 4 धाम प्रोजेक्ट में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन पाया। क्या है भाई ये 4 धाम प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धामों के लिए गवर्नमेंट ने 4 लेन
ठीक है। 4 लेन सड़कों का निर्माण कराने के लिए इसके लिए मंजूरी दी थी, सरकार के अंदर मंजूरी दी गई थी कि ये 4 जो 4 लेन रोड होती है वो बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया भाई? इसमें कुछ भाई देखिए, जब भी कहीं रोड का निर्माण होता है तो जाहिर सी बात है रोड कहाँ बनेगी? चट्टानों के, पहाड़ों के, घने जंगलों, मतलब किसी न किसी एरिया को काट के या उस एरिया को हटा के वहीं तो रोड बनेगी। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो पर्यावरण के खिलाफ थी, और इसलिए वहाँ पे उन्होंने जो है वो पर्यावरण के खिलाफ चीज़ों का जो है वो आंदोलन भी किया था कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से ये जो है कोर्ट चला गया मैटर, और वहाँ पर इन सब चीज़ों की जब देखी गई कि हाँ इसमें कुछ गलतियाँ पाई गई हैं तो उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अच्छा, इस समिति का गठन किया गया था, किसकी समिति, मतलब कौन थी इस अध्यक्षता किसकी थी? तो रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था, जो समिति इसकी जाँच कर रही थी। रवि चोपड़ा, ठीक है, जाँच कर रही थी। ये थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है ना, चलिए मेरे फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। रवि चोपड़ा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट में, 4 धाम वाले प्रोजेक्ट में मतलब न्यायालय के आदेशों को उल्लंघन कर पाने पर जो जांच समिति थी किसके अध्यक्षता में गठन की गई थी? तो रवि चोपड़ा जी की। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी कितने की मिली थी रुपए में? तो 12,000 करोड़ की अनुमानित लागत थी, ठीक है। और ये 700 किलोमीटर लंबी होने वाली थी, 700 किलोमीटर लंबी होने वाली थी, 4 लेन की रोड थी ये, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, ये कोई इतनी वो इम्पोर्टेंट नहीं थी लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, हाल ही में जीव विज्ञान व भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। देखिए अभी नोबेल पुरस्कार बढ़ चुके हैं पूरी तरह से, और हालांकि ये हर बार दिसंबर में बढ़ते थे लेकिन इस बार कोविड की वजह से जल्दी हो गए हैं। तो मैं, अगर आप बोलते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा इसके लिए, नोबेल के लिए, ठीक है। नोबेल किस किस क्षेत्र में किसको किसको मिला, सबसे पहले किसको मिला था, फिर उसके बाद कितनों को मिल चुके, इन सब चीज़ों के अंदर एक स्पेशल वीडियो हम बना के लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो चिकित्सा के मामले में जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर, चलिए मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स के अंदर किसको किसको दिए गए। तो फिजिक्स के अंदर 3 लोगों को दिए गए, 3 लोगों को, देख रहे हैं आप, 3 लोगों को दिए गए। अच्छा, 3 लोगों में से किसको किसको? तो ये जो आप शख्स देख रहे हैं, रॉजर पेनरोज, इनको ब्लैक होल की सत्यता प्रमाणित, ब्लैक होल आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर कभी के स्पेशल वीडियो में बताऊंगा अलग से, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ब्लैक होल की, इन्होंने ये ब्लैक होल के अंदर रिसर्च कर रहे थे और उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए इनको जो है नोबेल फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर दूसरी चीज़, इनको रेनहार्ड जेंजल, ये हैं जिनको सुप्रीमेसिव कॉम्पैक्ट आवर गैलेक्सी के ऊपर काम करने के लिए मिला है, और ये हैं एंड्रिया गेज, ये। अच्छा, आप एक चीज़ देख लीजिए, देखिए जो फिजिक्स का नोबेल है, देखिए नोबेल जो प्राइज़ मिलता है उसकी जो टोटल वो होती है, राशि होती है, मतलब जो टोटल प्राइज़ मनी होती है, तो उसको जब एक पर्टिकुलर एक इंसान को मिलती है तो एक लोगों को मिलती है पूरी राशि। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ है कि ये दोनों लोग जो थे वो एक ही चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे, तो इन दोनों को, इनकी बात करें तो इनको 50% जो है वो प्राइज़ मनी मिलेगी, और इन दोनों को उस 50%, जो बची हुई 50% है उसमें 25% मिलेगी राशि। कितनी होती है ये जो नोबेल की प्राइज़ मनी होती है? तो 11,18,000 अमेरिकन डॉलर में 11,18,000 इसकी राशि होती है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों को, अगर बोलता है कि आपको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किनको मिला, तो 3 लोगों को मिला है, रोजल पेनरोज, रेनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज, इनको, ठीक है, 3 लोगों को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ऊंचे रण क्षेत्र में उपयोगी स्प्रेट हल्के टैंक रूस से खरीदेगी। अब बताइए स्प्राउट टैंक क्या होते हैं? देखिए स्प्राउट टैंक अभी देख रहे होंगे, आपको ये दिख रहा होगा, ये टैंक। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चैन पे चल रहा होता है, और अगर किसी के ऊपर हमला करना होता है तो यहाँ से ये हमला कर देता है। लेकिन अभी स्प्राउट टैंक क्या होता है? देखिए स्प्राउट टैंक एक प्रकार के वो टैंक है जो हवाई जहाज पे, मतलब ये हवा से ही मार कर सकते हैं किसी हवाई जहाज पे। इनको जो एयरप्लेन, मतलब आपका हवाई जहाज होगा एयरफोर्स का, उन पे ये टैंक जो है लगाए जाएंगे और ये हवा में चलते हुए हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है, और हवाई जहाज से ऊपर से ही ये जो मिसाइल हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। और ये भारत कितने टैंक खरीदेगा? तो भारत खरीदेगा ये 24 टैंक। कितने में खरीदेगा? एक टैंक की कीमत कितनी है? 500 करोड़। कितनी है?
500 करोड़ एक टैंक की कीमत है। भारत कितने खरीदेगा? 24 टैंक। किससे खरीदेगा? रशिया से खरीदेगा। ठीक है, तो स्प्राउट लाइट टैंक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने सबमरीन से दागे जाने वाले आधुनिक टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। क्या है भाई ये? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि ये टॉर्पीडो क्या है भाई? सबमरीन को मारने वाली एक तरह से जो मिसाइल है आप उसे बोल सकते हैं। देखिए जो पानी के अंदर सबमरीन होती है उसमें जब टारगेट करके उसे जो है ध्वस्त किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, एक तरह से उसको मार गिराया जाता है, तो उसके लिए ये जो है वो डीआरडीओ ने ये इसका सफल परीक्षण किया टॉर्पीडो, और इसका नाम क्या है? स्मार्ट। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि सबमरीन के ऊपर हमला करने वाली अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किस सिस्टम का सफल परीक्षण किया, तो स्मार्ट सिस्टम के नाम से टॉर्पीडो। ठीक है, टॉर्पीडो का नाम जो है स्मार्ट, इसका सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, अच्छा इसकी खासियत क्या है कि 650 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। मतलब 650 किलोमीटर दूर कोई सबमरीन होगी दुश्मन की तो ये पानी के अंदर से ही उस पर हमला कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सीडेक ने भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सीधी एआई का स्थापित किया। तो इसका देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर मिशन चल रहा है जिसमें 70 सुपर कंप्यूटर बनाकर भारत की अलग अलग विशेष जगहों में भेजा जाएगा। और ये काम किसको दिया गया है? ये काम दिया गया है आपको, आपकी सीडेक को। सीडेक क्या है भाई? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको ये काम दिया गया है। और इसी ने अभी भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि वाला, मतलब वो अपने आप से सोच सकेगा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो परम सीधी एआई का जो है वो इन्होंने स्थापित किया है सीडेक ने। ठीक है, चलिए अच्छा अब आपसे थोड़े क्वेश्चन और पूछ सकता है वो एग्जामिनर। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जो भारत ने बनाया था? तो उसका नाम था परम शिवाय। ये जो है वो पहला जो सुपर कंप्यूटर था जो सीडेक ने बनाया था। और ये उन 70 में से, जो मैंने आपको बताया ना कि 70 बनाने थे इसको सुपर कंप्यूटर मिशन में, तो उन्हीं 70 में से एक था ये। अच्छा दूसरी चीज़, वर्ल्ड का सबसे जो फास्ट है सुपर कंप्यूटर वो कहाँ है, किसके पास है? अगर है इंडिया के पास है क्या? तो भाई इंडिया के पास अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नहीं है, अभी ये सिर्फ एक के पास है। किसके पास है? जापान के पास। नाम क्या है? फुगाकू इसका नाम है, फुगाकू। ठीक है, तो अब आपको 2-3 चीज़ें पूछ सकता है आपको। सीडेक का फुल फॉर्म, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, कि सीडेक जो कंप्यूटर मिशन है, सुपर कंप्यूटर मिशन है, उसके अंदर कितने सुपर कंप्यूटर बनने हैं? तो 70। और अभी किस हाल ही में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सीधी एआई है, और अभी इसका सीडेक ने निर्माण किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है आपका। वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे जो रिप्लाई करोगे वो फुगाकू होगा। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर भारत का तो परम शिवाय। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया, मतलब वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो आपको पहले ही निकल के जाता है। अगर किसी भी स्पेसिफिक दिन के बारे में बोल देता है कि इस दिन ये दिवस मनाया गया, इस दिन ये दिवस मनाया गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि वो किस दिन मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ये इसकी थीम क्या थी। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये वर्ल्ड हैबिटेट डे है, ये हर अक्टूबर के, मतलब हर साल के अक्टूबर के पहले सोमवार मनाया जाता था। और इस बार पहला सोमवार कब पड़ा था? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, मतलब ये इस बार किस दिन मनाया, किस डेट में मनाया गया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट, इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो इस बार की थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। ये इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाऊंगा छोटी सी स्क्रीन में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में नोबेल के समानांतर माने जाने वाले राष्ट्रीय राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। देखिए नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। मैं स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, उसी के तर्ज पे, मतलब नोबेल के कंपैरिजन में, मतलब नोबेल के बराबर ही एक पुरस्कार है जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, वो इस बार बांटे गए हैं। और किसको बांटे गए हैं तो इस बार घोषणा हुई है, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे ये
इन लोगों को दिए। बेलारूस के 4 कार्यकर्ता, एलेश बालियास्की, ईरान के नसरीन सोतैडोव, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लोटी कनिंघम ब्रेन, इन 4 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, और किस लिए दिए गए तो ये भी चीज़ देख लीजिए कि समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपने योगदान, इन लोगों ने इन फील्ड में अपने योगदान दिए हैं 4 लोगों ने, इसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। ठीक, चलिए, इतना क्वेश्चन आपसे डीपली नहीं पूछेगा, बस इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिए गए वो किसके समानांतर हैं। दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि कितने लोगों को दिए गए, तो ये 4 लोगों को दिए गए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया, मतलब किस सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। देखिए, अभी आपको पता होगा, मैं आपकी अभी आगे एक और न्यूज़ पढ़ाऊंगा दिल्ली गवर्नमेंट की ही, ठीक है, और वो भी इसी वीक हुई है। तो अभी देखिए कि हर बार क्या होता है कि सर्दियों में भाई जब धान अन्न कटते हैं तो ये पराली जलाई, पराली आपको क्या बात, देखिए जो धान वान कटने के बाद, गेहूँ कटने के बाद जो भूसा होता है उसका पड़ा बचा हुआ, क्योंकि भाई इसका तो गवर्नमेंट ने कुछ एक फिक्स नहीं निकाला कि भाई इसको जलाइए मत और इसको इस तरह से हम लेंगे या आप भूसा बना सकते हैं कुछ भी। तो किसान क्या करता है, पंजाब के आसपास का किसान क्या करता है, पराली जला देता है। जो जलाने से पराली जो धुआं निकलता है वो धुआं जाके प्रदूषण का रूप लेके दिल्ली की हवा को जो है बहुत ज़्यादा दूषित करता है, और ये हर साल होता है, कुछ इसमें नहीं बदला है। तो इस बार ये लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर बार करते हैं, लेकिन देखिए जिन चीज़ों को होना है उनसे आप उनकी समस्या का निवारण निकाल सकते हैं, उनसे बच नहीं सकते, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बचने का। ठीक है, तो इस बार भी इन लोगों ने ये नया अभियान शुरू किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रिलायंस कंपनी ने कम समय में कोरोना का परिणाम देने वाली RT-PCR किट विकसित की। अभी हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि अभी टाटा ने भी फेलूदा नाम से निकाली थी, और अभी ये रिलायंस ने भी RT-PCR किट विकसित की है। इसका क्या होगा भाई, 2 घंटे में रिजल्ट दे देगी आपको कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या है, R ग्रीन किट इसका नाम है। क्या नाम है, R ग्रीन किट, ये इसका नाम है, किसका, इसका RT-PCR, सॉरी, कोविड किट का। ठीक है, कोविड टेस्ट किट का। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सरकार ने सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों की स्थापना करने की घोषणा की है। देखिए, हर बार क्या होता है, सांभर झील ये नमक के लिए जानी जाती है राजस्थान में, है ना, और भारत में उत्पादित कुल नमक का 71% जो है वो गुजरात में होता है, जो उत्पादन होता है नमक का, और 17% राजस्थान में होता है। तो ये 17% राजस्थान के अंदर इन्हीं कुछ झीलों से, विशेष झीलों के अंदर नमक का जो उत्पादन होता है, और उनमें से सांभर झील जो एक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, तो देखिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का उत्पादित कुल नमक का सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो गुजरात के अंदर किया जाता है। सेकंड पोजीशन पे राजस्थान है आपका, थर्ड पोजीशन पे 11% पे तमिलनाडु है, और फिर उसके बाद फर्स्ट मतलब 1% के अंदर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका जो है उत्पादन होता है, किसका, नमक का। ठीक है, अच्छा, ये जो आप देख रहे हो सांभर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल सर्दियों के मौसम में, तो इनके रहने के लिए अस्थाई, मतलब एक तरह से रहें ये, क्योंकि ये हर बार आते हैं, अंडे देते हैं, यहाँ पर रहते हैं सर्दियों में, फिर उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो इसलिए ये इनके इस बार के रहने के लिए यहाँ पे अस्थाई एक तरह से आवास बनाए जाएंगे इन लोगों के लिए, राजस्थान सरकार ने कहा है। राजस्थान सरकार कौन, वहाँ पे किसकी सरकार है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में कामचटका आपदा के रूप कारण रूस में हजारों समुद्री जीवों की मृत्यु हो गई। कामचटका आपदा क्या है भाई, देखिए रूस में क्या हुआ कि यहाँ पे एक तरह का आइलैंड है, ठीक है, तो उस आइलैंड में क्या हुआ कि देखिए रूस ने यहाँ पे रॉकेट फ्यूल स्टोर कर रखा था इस आइलैंड पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि लीकेज हो गया, और लीकेज हो गया तो वो जो रॉकेट फ्यूल था वो नदी में, वो आइलैंड की नदी में बह गया, ठीक है, और इसके बहने से यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये दिखाई पड़ा अगर आपको, तो ये अलग अलग तरह से, एक तरह से फेना फेना आपको दिख रहा होगा, ये ऑयल है, और ये जैसे ही बहा लीकेज के दौरान, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में समुद्री जीवों का मरना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक अगर आपसे पूछता है कामचटका आपदा, इससे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। देखिए पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है,
आप करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको एक सागर समझिए, और वो आप इस सागर में से कोई भी बूंद एक पानी की निकाल के आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये है और इसका आंसर करिए आप। तो इसीलिए हम जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को लेके, अभी आपको पता होगा कि पहले जो मॉक टेस्ट था उसमें 30 क्वेश्चन, फिर सेकंड में 30, फिर थर्ड में 30, फिर 2 दिन का गैप पड़ गया था, तो फिर मैंने जो फोर्थ वाले में थे उससे 70 क्वेश्चन आपके जो है वो प्रिपेयर कर दिए थे, 2 दिन का गैप हुआ था, 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे दिए थे। अगर आप देखिए मॉक टेस्ट वाली वीडियो को, जो आप वीडियो जो डालता हूँ मैं, उसको आप सपोर्ट नहीं करते, अगर आप उसको सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो उसमें मैं 100 क्वेश्चन तक भी ऐड करूँगा। वो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं कोई श्योरिटी नहीं दूंगा, वो आपको जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे, इन क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, कि याद करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़ के आए थे, तब आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि हाँ ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं कहाँ कहाँ से निकाल के लाता हूँ आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में आयोजित की गई। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, तो टोक्यो जापान के में अंदर हुई। क्वाड ग्रुप के अंदर कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। कौन कौन से? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। ठीक है, ये आते हैं, और इनकी क्या हुआ है, इनकी बैठक हुई है। ठीक है, ये यूएसए एक है, इसको आप अलग अलग मत समझ लीजिएगा, 4 हैं ये। ठीक है, इनकी अभी विदेश मंत्री की बैठक हुई थी। तो आपसे 2 तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वाड ग्रुप में कितने देशों के सदस्य हैं, कितने देश जुड़े हैं, तो 4। कहाँ पे बैठक हुई थी, तो टोक्यो जापान के अंदर हुई थी। किसकी बैठक हुई थी, तो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने गलवान संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करने के लिए पूर्वी लद्दाख में युद्ध स्मारक बनाया है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अभी हाल ही में जो 2 वीर जवान हमारे शहीद हुए थे गलवान वैली में, तो उनके सम्मान के अंदर ये जो है शहीद स्मारक बनाई गई है। और कहाँ पर बनाई गई, आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन, तो पूर्वी लद्दाख में बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जीनोम संपादन के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी हमने आपको फिजिक्स के लिए पढ़ाया था, अभी ये बायो वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और किस में मिला है, जीनोम संपादन में। ठीक है, चलिए इनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। इमैनुअल चार्पियर, एक सेकंड, इमैनुअल चार्पियर, और दूसरा जो है वो जेनिफर ए। इन दोनों लोगों को जो है वो नोबेल का पुरस्कार मिला है, नोबेल अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या है भाई ये, तो इसमें एक तरह से गांवी एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में एक तरह से आप बोल सकते हैं, वहाँ पे डिजिटल सेवा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटलाइज किया जाए, इस सब चीज़ों के बारे में ये कार्यक्रम है, और गुजरात सरकार ने इसको शुरू किया है। ठीक, चलिए, हाल ही में कैबिनेट ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के वर्गीकरण को मंजूरी दी है। क्या है भाई, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, क्या है इसके अंदर, देखिए आपको जैसे चीज़ें आपको नहीं इतनी क्लैरिफाई होंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ कि देखिए कुछ जो हमारे एक तरह से आप बोल सकते हैं केमिकल्स, वो इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। पहले जब स्टार्ट हुई केमिकल्स की खोज की, तो क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने और भी अलग अलग गवर्नमेंट ने कुछ केमिकल्स के अंदर जो है वो रोक लगाई, और फिर ये चीज़ें चलती रहीं कि अलग अलग केमिकल्स में जो लगा कि हाँ ये हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं, तो उन केमिकल्स को रोका गया। कुछ दवाइयाँ ही हैं हमारे जिनके बारे में हम जानते हैं। उन्हीं सब चीज़ों के अंदर अभी हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, जिसके अंदर 7 जो कार्बनिक प्रदूषक हैं उनमें जो है वो रोक लगाई गई थी। और रोक लगाई गई थी, ये 7 आपके सामने हैं, क्लोरोडिकॉन्स और हेक्सा ब्रोमो बाइफेनाइल, और ये जो भी हैं ये आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इन 7 में जो है वो रोक लगाई गई है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। महाराष्ट्र पुलिस ने टीआरपी धोखाधड़ी के लिए रिपब्लिक टीवी समाचार चैनल पर आरोप लगाए। ये देखिए, ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसके अंदर क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टीआरपी। ठीक है, दूसरी चीज़
क्या है भाई, ये टेली का टीआरपी क्या होती है? देखिए टीआरपी एक तरह से वो होती है कि आप समझिए कि जैसे जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो वीडियो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी वीडियोस ज़्यादा अच्छी हैं या कौन सी वीडियोस पे इतना आप देखो। अगर जैसे हमारी ही वीडियो होंगी, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारी वीडियो क्या होगी, जब कोई विजिट करेगा हमारे चैनल के अंदर तो देखेगा क्या है, 5 व्यूज़, 10 व्यूज़, 20 व्यूज़, 16 व्यूज़, 7 व्यूज़, 8 व्यूज़, तो वो छोड़ के भाग जाएगा, वीडियो देखेगा ही नहीं। वो क्वालिटी तो बाद में वीडियो ही नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? उसको लगेगा कि भाई जब इसमें व्यूज़ ही नहीं है तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर व्यू अच्छी वीडियो नहीं थी तो व्यूज़ नहीं आए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम लाइए, शेयर करिए, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। चलो वो सब चीज़ छोड़िए। और जिन वीडियोज़ पे जैसे सपोज करिए कोई बड़ा यूट्यूब क्रिएटर है तो उसके वीडियोज़ में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2 लैक्स, 1 लाख इस तरह से व्यूज़ आते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होगा तो वो पहले उनके थंबनेल पे टच करके उनकी वीडियो देखेगा। इसी तरह से कौन सा टीवी चैनल और सबसे ज़्यादा हाइप पे है, कौन सा सबसे आगे रहता है, तो इसको काउंट करने के लिए टीआरपी देखी जाती है। मतलब टीआरपी की काउंटिंग रेटिंग से ही जो सबसे ज़्यादा होता है कि हाँ सबसे टॉप पे चल रहा है ये चैनल, फिर उसके बाद ये चैनल। तो इसीलिए टीआरपी में, अभी टीआरपी में हेर फेर करने के लिए रिपब्लिक टीवी को जो है वो मुंबई के डीजीपी हैं, इन्होंने बताया कि रिपब्लिक टीवी ने गलत तरीके से टीआरपी, अपनी टीआरपी को हाई किया। ठीक है। अच्छा, ये टीआरपी कौन देता है? तो भाई देखिए ये टीआरपी कौन कंट्रोल करता है, तो ये करता है बार्स, BARC। ये BARC जो है वो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये एक तरह का संगठन है। किस तरह का संगठन है? एडवर्टाइज मीडिया चैनल और ब्रॉडकास्टर का संगठन है ये। ठीक है। अच्छा, BRC का फुल फॉर्म क्या है? जो चीज़ें आपसे पूछ सकता है वो मैं बता रहा हूँ। BARC का फुल फॉर्म क्या है? तो BRC का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। अच्छा, और क्या होता है? देखिए ये क्या करते हैं, ये BARC वाले क्या करते हैं, टीआरपी को काउंट करने के लिए ये एक बैरोमीटर करके एक मीटर होता है, वो क्या करते हैं, भारत के 40,000 घरों में, वो अर्बन, रूरल, किस तरह के एरियाज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग लोकेलिटी में वो बैरोमीटर स्पेसिफिक्स, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं कि इसके सेट ऑफ बॉक्स के अंदर लगेगा, किसी के भी सेट ऑफ बॉक्स के अंदर वो बैरोमीटर लगाए जाते हैं। और उससे ये देखने की कोशिश की जाती है कि कौन से एरिया में किस तरह के लोग, ग्रामीण लोग हैं कि शहरी लोग हैं, और पुअर लोग हैं या रिच लोग हैं। कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर नहीं, कोई भी पर्सन किस तरह के चैनल देख रहा है, कितना देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, इन सब चीज़ों को काउंट करता है ये बैरोमीटर। और इसी से जो रेटिंग पॉइंट है, जो टीआरपी है, वो बनती है। अच्छा, तो क्या 1 साल में बनती है, 2 साल में बनती है? ऐसा नहीं। टीआरपी जो है, ये रेटिंग जो आती है, ये 7 दिन में आती है। ठीक है। अच्छा, 7 दिन में ये टीआरपी काउंट करता है, जो बैरोमीटर होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अभी आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि रिपब्लिक टीवी वालों ने किया क्या है। मतलब इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने अलग अलग घरों में, इनको पता चल गया। कैसे पता चला? कि देखिए कोई भी एजेंसी होगी, जैसे बार्क की बात हो गई, तो बार्क खुद जाके थोड़ी ना सबके घर में मीटर लगाएगी, नहीं। इसने काम दिया इसको, ये बैरोमीटर लगाने के। किसको काम दिया? इसने काम दिया हंसा ग्रुप वाली नाम की एक कंपनी को कि भाई अब आप मेरी तर्ज पे जाके बैरोमीटर अलग अलग जगह पे इंस्टॉल करिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि इनका आरोप है मुंबई पुलिस का कि रिपब्लिक टीवी ने हंसा ग्रुप के कुछ जो काम छोड़ चुके थे उन कर्मचारियों को और कुछ अन्य कर्मचारियों को पैसे देकर ये पता करवाया कि किस किस जगह में बैरोमीटर लगे हैं, और इन्होंने वहां जाके उन घरों को 500 से 600 रुपये पर डे देकर ये बोला कि आप इस चैनल को ऑन रखिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जिस ये मीटर क्या करता है, ये काउंट कर, ये देखता है, मॉनिटर करता है एक तरह से आवाज़ सुन के कि किस घर में कितनी देर तक कौन सा चैनल चल रहा है, और इसी से टीआरपी तैयार होती है। तो इन रिपब्लिक टीवी वालों ने, इनके ऊपर आरोप है। और इनके अलावा 2 चैनल और, एक फक्त मराठी और एक बॉक्स सिनेमा, ये 2 चैनल और हैं रिपब्लिक टीवी के अलावा। इन 3 चैनलों पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने घर घर जाकर और लोगों को पैसे दिए 500 से 600 रुपये पर डे के हिसाब से कि आप हमारा चैनल जो है वो जारी रखिए अपनी टीवी पर, और जिससे क्या है कि हमारी टीआरपी बढ़ेगी। भाई जब आप हमारा चैनल, सपोज करिए कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा, एग्जाम्पल, मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा और 10 लोगों के मोबाइल पे ये वीडियो चलनी चाहिए, पूरी 1 घंटे की अगर बन रही तो 1 घंटे की, और दिन में 10 बार चलनी चाहिए।
ये दिन भर ही चलनी चाहिए। अगर ख़त्म हो तो फिर से इसको चला दो, ख़त्म हो तो फिर से इसको चला दो। जाहिर सी बात है आप चलाओगे, क्यों? अदर वीडियोज़ में आपको पैसे नहीं मिल रहे ना। जाहिर सी बात है मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये चैनल चालू रखिए, तो मेरा चैनल आप चालू रखोगे, उसकी वीडियोस देखोगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, व्यूज़ बढ़ेंगे तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में डालेगा मेरा जो वीडियो होगा, और दूसरे लोग भी आकर देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ इन रिपब्लिक टीवी वालों ने किया, और फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा वालों ने किया कि लोगों के घर जा जाके उनको पैसे दी कि हमारा चैनल आप ऑन रखिए, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, ठीक। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए, जिस भी चैनल की जितनी टीआरपी ज़्यादा होगी उसको उतने ही एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट से भाई, क्यों एडवर्टीजमेंट का क्या इसमें हाथ रोल है? देखिए, एडवर्टीजमेंट का ही इसमें मेन रोल है। क्यों? जितने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होंगे, जितना ज़्यादा चैनल की टीआरपी होगी, उतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, टीआरपी का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा चैनल ये देखा जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा कोई चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, आपको किसी चीज़ का प्रमोशन, मान लीजिए आपको अपने ब्रांड का प्रमोशन करना है, तो आप उस चैनल के पास जाओगे ना जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि आपको उस पर ऐड चलवाना है अपना, कि भाई देखिए 10 लोग हमारा ये 1000 लोग आपका ये चैनल देख रहे हैं, तो आप हमारे ऐड को इसमें 10 सेकंड के लिए चला दो, 20 सेकंड के लिए चला दो, तो भाई जितने लोग देखेंगे उतनी आपकी मार्केटिंग होगी। तो इससे क्या होता है कि ये चैनल जिसकी ज़्यादा टीआरपी होती है वो इतना ही ज़्यादा ऐड के लिए कॉस्ट जो है वो चार्ज करता है। और इसका चैनल रेट क्या होता है, देखिए 10 सेकंड का 10,000 रुपये, 5,000, 10,000, इस तरह से रेट लगता है जिस तरह के चैनल की टीआरपी होगी। सपोज करिए रिपब्लिक टीवी की टीआरपी सबसे हाई है, तो 10,000 रुपये 10 सेकंड के ऐड का ले रहे हैं ये। और ये ऐड कितने दिन तक चलेगा? सिर्फ 1 हफ्ते तक। मतलब 1 हफ्ते तक ये ऐड चलाएंगे आपका, और 10,000 रुपये सिर्फ 10 सेकंड के ऐड मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये इतना क्यों ये चीज़ें फैल रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर इनकी डिबेट देखी होगी तो इनकी डिबेट, अभी ये हाई कोर्ट में मामला जाने वाला है, मे बी शायद चला भी गया है, मैंने को इतना ही नहीं पता है, मैं आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए इसको कवर किया था। तो ये एक तरह से हार्मफुल कैटेगरी के अंदर आती हैं न्यूज़ें। मैं मानता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को नहीं चलाना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर न्याय मिल रहा है किसी चीज़ से तो हाँ ठीक है, न्याय अगर सही तरीके से मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन ये एक, अगर आप इनकी डिबेट देखोगे तो इनकी डिबेट में आपको सिर्फ चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई देंगी, बस कोई पॉइंट नहीं, कोई सेंस नहीं, क्या हो रहा है, किस चीज़ की रिपोर्टिंग हो रही, रिपोर्टिंग के नाम पे ऐसी। चलिए छोड़िए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो चाहिए वो मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दिवस कब मनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये भारत का 88वां एयरफोर्स का स्थापना दिवस था। कौन सा था? 88वां, 88, ठीक है। और एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1932 में, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपसे पूछता है कि एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है इंडियन एयरफोर्स का। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो मोटो है ये कहाँ से लिया गया है? ये भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये क्वेश्चन भले ही आपको थोड़े अटपटे लग रहे हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है, पूछ सकता है, इसलिए मैं ला रहा हूँ। नहीं पूछ रहा हो, मतलब मेरे को लगता है कि इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तो नहीं पूछ, मैं लाता ही नहीं। जो सेकंड पॉइंट है वो आपसे पूछ सकता है कि भारत की जो एयरफोर्स है वो इंडिया में कौन सा नंबर पे है? तो ये 4th लार्जेस्ट है, मतलब चौथे जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, मतलब ऑल ओवर कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडिया की एयरफोर्स चौथे नंबर पे है, ठीक है। और पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रशिया, और चौथे नंबर पे इंडिया की एयरफोर्स है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एयरफोर्स के चीफ कमांडर कौन है, तो आर.के. सिंह भदौरिया हैं। और सुप्रीम कमांडर कौन है? तो सुप्रीम कमांडर आपको पता होगा कि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इनके तीनों के चीफ सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं, यानी रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ पूछ सकता है आपसे, तो वहाँ पे कौन है? जनरल विपिन रावत, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका की महिला लेखक लुइस ग्लुक को 2020 का महिला
साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए, पहली चीज़ आपसे पूछेगा साहित्य में नोबेल का पुरस्कार इस बार किसको मिला, तो लुईस गिलक को मिला। ये जो आप देख सकते हैं, इनको मिला। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये किस क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में मिला। क्या थी ये, पोएट थी ये। एक बात चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पोएट थी ये। और अभी तक जितने भी नोबेल बांटे गए हैं उनमें ये दूसरी पोएट हैं जिन्हें ये नोबेल मिला है। पहला 1996 में मिला था विल्सावा सीमा बोरका को, पहली पोएट के रूप में, और दूसरी बार ये पोएट की कैटेगरी में इनको मिला है। किसको, लुईस ग्लक को। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर। ये एक इंग्लिश की प्रोफेशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार सरकारी उपक्रम कंपनी भारतीय जीवन बीमा के विनिवेश करने का फैसला कर रही है। मतलब जो अभी तक LIC आप मान के चलते थे कि ये गवर्नमेंट एक पूरी तरह से गवर्नमेंट है और गवर्नमेंटल कंपनी है और इंश्योरेंस के मामले में, ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ये इसका वो है, टैगलाइन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि LIC की टैगलाइन क्या है, तो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये टैगलाइन है LIC की। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, इसमें 5% हिस्सेदारी बेच रही, मतलब अपने 100% में से 5%, 100% में से 5% हिस्सेदारी बेच रही। किसको बेचेगी, शेयर के रूप में बेचेगी भारत में। ठीक है, भारत के लोगों को। जैसे आपको पता होगा IPO आता है, IPO मैं आपको अभी शेयर के बारे में फिर कभी फुल जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। बस इतना है कि विनिवेश, भारतीय सरकारी उपक्रम, किस सरकारी उपक्रम का विनिवेश करने का फैसला लिया गया। अभी आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, तो LIC का लिया गया। ये 5% कितने के होंगे, तो ये 50,000 करोड़ के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। रूस में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बारेंट्स सागर में सफल परीक्षण किया गया है। तो ये रशिया के प्रेसिडेंट ये व्लादिमीर पुतिन जी हैं और इनके जन्मदिन के ऊपर ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ट्रिस्कॉन का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, देखिए 450 किलोमीटर की दूरी पर 4 मिनट में तय करके ये जो उसका टारगेट है उसको ब्लास्ट कर सकती है। ठीक है, और ये देख रहे होंगे आपको यहाँ पे पानी का जहाज़ है, इससे ये लॉन्च हुई है। ठीक है, तो ये पानी के जहाज़ से लॉन्च होने वाली पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक तरह से आप मान सकते हो, और इतनी पावरफुल है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन अभियान शुरू किया, और इसको लॉन्च कहाँ किया गया था, तो इसको ट्विटर में इन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लॉन्च किया था। और ये एक तरह का कैंपेन है। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, लाइक दीपावली, दशहरा, और इन त्योहारों में कोविड के चलते बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए और लोगों का ज़्यादा घुलना मिलना, मतलब एक तरह से आप ये समझिए भीड़ को कम करने के लिए इन लोगों ने, ये मोदी जी ने, कि ये एक तरह से जो है वो आंदोलन शुरू किया है। क्या नाम है इसका, तो जन आंदोलन नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व आर्थिक मंच के साथ तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी। अगर आपसे पूछता है कि विश्व आर्थिक मंच के साथ कौन सा राज्य सरकार राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी, तो तमिलनाडु सरकार करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार ने M राजेश्वर राव को भारत रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नए डिप्टी गवर्नर भारत की कौन, RBI के कौन है, तो M राजेश्वर राव है। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व बैंक ने गरीबी और समृद्धि रिपोर्ट साझा की, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2020। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो यह रिपोर्ट आपसे पूछेगा कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। दूसरी चीज़ कि कितने बार साल में कितने बार की जाती है प्रकाशित, तो 2 साल में एक बार की जाती है। 2 साल में 2 ईयर्स में एक बार प्रकाशित की जाती है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट, 20 साल में पहली बार गरीबी रेखा से नीचे जा रहा है, मतलब कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग प्रकार की, कोविड की वजह से 20 साल में पहली बार इनकी जो रेटिंग है, एक पॉइंट है, वो नीचे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दिनेश खारा को सरकारी बैंक भारतीय राष्ट्रीय बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये रजनीश कुमार जी की जगह पर आए हैं। अभी तक SBI के हेड के रूप में रजनीश कुमार जी काम कर रहे थे और इनको अब अपॉइंट किया गया है। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है रजनीश कुमार जी का, और SBI के हेड के रूप में अब ये काम करेंगे। कौन है ये? दिनेश खारा। ठीक, SBI हेड के बारे में पूछेगा आप तो रजनीश कुमार नहीं लिखेंगे आप, दिनेश खारा लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने 50 मिलियन पाउंड का सबसे बड़ा जो है वो क्या रखा है,
पर्यावरण पुरस्कार घोषित करने की घोषणा की है, स्थापित करने की घोषणा की है। क्या है भाई ये? तो सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार माना जा रहा है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा अर्थ शॉट, अर्थ शॉट प्राइज इसका नाम होगा। और ये कौन लॉन्च कर रहा है, मतलब किसने लॉन्च किया है ये? तो ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम्स ने लॉन्च किया है। इसकी प्राइज मनी कितनी होगी? 50 मिलियन पाउंड्स होगी। अच्छा, क्या है ये अवार्ड? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अवार्ड एक तरह से आप ये मानिए कि इन्होंने प्रिंस विलियम्स ने बोला है कि जो भी पर्यावरण को बचाने में 50 आइडिया देगा उसको 50 मिलियन जो है वो पाउंड जो है वो बांटे जाएंगे। किस तरह से बांटे जाएंगे? देखिए, ये एक बार में नहीं बांट दिए जाएंगे, हर साल दिया जाएगा। हर साल कितने का दिया जाएगा? 5 मिलियन का, ठीक है। और 10 साल तक चलेंगे, 2021 से 2030 तक चलेंगे, हर साल बांटे जाएंगे। और ये दूसरी चीज़, एक साल में 5 अलग अलग क्षेत्रों में 5 मिलियन 5 अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बांटे जाएंगे, ठीक है। 5 क्षेत्रों के ऊपर आपको 5 क्षेत्रों पर जो लोग विचार अपने देंगे और उसमें से जिसको भी सिलेक्ट किया जाएगा उस प्रत्येक पर्सन को 1 बिलियन अवार्ड। एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि 5 अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, और हर साल 1-1 मिलियन इन 5 क्षेत्रों के ऊपर जिसने भी अपने विचार दिए उस पर्टिकुलर इंसान को 1 मिलियन का जो है वो प्राइज़ मनी दे दी जाएगी। और ये 2021 से 2030 तक चलेंगे, ठीक है। और वो एरियाज़ कौन कौन है, मतलब वो फील्ड कौन कौन सी 5, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो फील्ड है, मतलब कि जिसके अंदर विचार, मतलब अपनी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एडवाइस देनी है वो है प्रोटेक्ट, आइडिया देना है, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर क्लाइमेट। सेकेंड जो है वो है क्लीन आवर एयर। थर्ड जो है वो रिवाइव आवर ओशियन। फोर्थ जो है बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड। और फिफ्थ जो है वो फिक्स आवर क्लाइमेट। इन 5 चीज़ों के अंदर, इन 5 फील्डों के अंदर जो कोई भी अपने विचार देगा, हर साल 5 इन अलग अलग क्षेत्रों में 5 लोगों के विचार जो है वो लिए जाएंगे जो सबसे अलग होंगे। और कोई भी इनके बारे में नहीं दे सकता। वो जो होंगे लोग वो स्पेशल इन्वायरमेंट के ही एरियाज से होंगे, मतलब कुछ उन्होंने अलग टाइप का इन्वायरमेंट किया हो, ऐसे लोगों की सलाह ली जाएगी, ऐसे लोगों के आइडियाज़ जो है पिक किए जाएंगे, उनको 1 बिलियन पाउंड का जो है वो प्राइज़ मनी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, जो भी उनको 1 मिलियन दी जाएगा वो खुद के ऊपर नहीं खर्च कर सकते, वो उनको क्या करना पड़ेगा? वो इन्वायरमेंट के ऊपर ही खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इन्होंने, इसलिए ये अपने पास से देंगे 50 मिलियन, इन्होंने प्रिंस ने बोला है। और एक ख़ास बात क्या है भाई, इन्होंने ये सब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्राइज मनी नहीं रखी गई। तो अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सके, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकेगा कि सबसे बड़ा पूछ लेगा कि अर्थ शॉट प्राइज़ क्या है। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार पर्यावरण के मामले में दिया जाने वाला है, मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा, ठीक है। एक कमेटी बनाई जाएगी, इसके अंदर जो भी इन आइडियाज़ को पिक करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के लिए दिल्ली व पड़ोसी राज्यों को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने का आदेश दिया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के लिए मैं अभी आपको और एक न्यूज़ दूंगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है, तो इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं। वो प्लान अप्रूव्ड हो चुका है और 2017 में अप्रूव्ड हुआ था। और उसके अंदर जो 5-6 कैटेगरी हैं, 4-5 कैटेगरी हैं, उन कैटेगरीज़ के अंदर, हाँ सॉरी, 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप की कैटेगरी होती हैं कि हाँ भाई, फर्स्ट टाइप में कि अभी प्रदूषण यहाँ तक पहुँचा है, इस तरह की प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सेकंड में सेकंड में बताते हैं कि ये अभी यहाँ जो प्रदूषण है वो इस स्तर तक है और अब हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। फिर थर्ड में बताता है कि क्वालिटी अभी कैसी है, पुअर है, वेरी पुअर है, इस तरह से। जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। सी ग्रेड से आपको बहुत मेहनत करनी है, डी ग्रेड तो मतलब आप समझिए कि बहुत निचले स्तर में, ए ग्रेड यानी टॉप, इस तरह से दिया जाता है। तो अभी दिल्ली सेकंड टाइप में है। तो अभी इसको क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, और ये दिल्ली में लागू होगा पर्यावरण की स्थिति सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहाँ लागू होगा, तो दिल्ली में लागू होगा, ठीक है। पर्यावरण की स्थिति सुधारने के लिए लागू होगा। भारत में 100 शहरों के बारे में एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें 8 पॉल्यूटेंट को मापा जाता है, ठीक है।
8 पॉल्यूटेंट को मापा जाता है। अगर उन 8 की स्थिति सही है किसी भी स्टेट के लिए तो ठीक है, अगर उस 8 में से किसी भी एक में जो है वो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट जो है वो थोड़ा सा भी डाउन जाता है तो वहाँ पे ये चारों प्लान जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से मेज़र किया जाता है ताकि वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी रहे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई। अच्छा, ये इसके अंदर जो क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान, इसके अंदर क्या किया जाएगा? देखिए, इसके अंदर दिल्ली में जनरेटर, डीजल जनरेटर बंद कर दिए जाएंगे। पार्किंग एरियाज में फ़ीस 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। जिन लोगों को सांस से संबंधित बीमारी है उन्हें घर पर रहने की जो सलाह दी जा रही है। कोयले और लकड़ी का जलाना वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा बिल्कुल से। और ये जो है प्लान वो जो है वो 15 अक्टूबर 2020 से ये एक्टिवेट हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। किसको? मतलब एक संस्था को, यानी WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये जो संस्था है ये 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी और यूएन की ये एक एजेंसी है। 1961 में ये यूएन की एक एजेंसी है, 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी और डेविड हैस्ले क्या है? इसके हेड हैं, डेविड हैस्ले। हैस्ले इसके हेड हैं, किसके? नोबेल पीस प्राइज, सॉरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। अच्छा, क्यों दिया गया है भाई इसको शांति का पुरस्कार? तो इसलिए दिया गया है क्योंकि दुनिया में जहाँ भी युद्ध हो रहा है वहाँ यह भोजन देता है। 183 देशों में ये अभी भी 83 देशों में ये अभी भी भोजन दे रहा है। और ये देश किस तरह से युद्ध हो रहा है क्या? नहीं, ये या तो युद्ध की पोजीशन में है या तो वहाँ हंगर से जूझ रहे हैं, मतलब भुखमरी से जूझ रहे हैं ये देश। इसलिए इसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ 2020 से इसको जो है अवॉर्डेड दिया गया है सम्मान। ठीक है, अच्छा, नोबेल पीस प्राइज़ कौन देता है? तो ये नॉर्वे देता है, क्योंकि अलग अलग अवार्ड जो बाकी के नोबेल अवार्ड हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले अलग अलग वाले वो दूसरी कंट्री देती है और ये जो है वो नॉर्वे देता है। ठीक है, अच्छा, और अगर आपसे कुछ पूछ सकता है कि इंडिया में किसको मिला था नोबेल पीस प्राइज़, तो इंडिया में नोबेल पीस प्राइज़ कैलाश सत्यार्थी को मिला था और मलाला यूसुफजई को 2014 में जॉइंट रूप से मिला गया था। सबसे कम उम्र की जो मलाला यूसुफजई थी, ये सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ पाने वाली जो लेडी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री व बिहार के नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया हाल ही में, तो रामविलास पासवान थे। और ये किस राजनीतिक पार्टी के फाउंडर थे? तो जो लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसके अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं UG हैं उनको जो वो सब इसके अंदर आते हैं। और अभी हाल ही में इसने 24 विश्वविद्यालयों की जो है वो सूची तैयार करके जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वो लिस्ट। और जितने भी लोग PG या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो UGC से के अंदर देखेंगे कि कौन सा कॉलेज है जिनको जो है वो फर्जी बताया गया, मतलब ये UGC के अंदर जुड़े नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट। जॉर्डन के राजा ने विश्व अल खशाव ने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जॉर्डन के नए जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो बिश्न अल खसानवे हैं जो नए इसके प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट। असम सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछता है कि कृषि उत्पादों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च की है, तो असम ने राज्य की है। ठीक, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व डाक दिवस मनाया गया, वर्ल्ड पोस्ट डे। तो वर्ल्ड पोस्ट डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो UN यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया इस बार। ठीक है, और ये 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, मतलब मना चुके हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछता है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस था, वर्ल्ड टीचर्स डे था। 9 अक्टूबर को विश्व डॉग दिवस था, यानी वर्ल्ड पोस्ट डे था। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये आपको टाइमली मिल जाएगी, है ना, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा तो मे भी शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है,
चलिए, और इसके अलावा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको डेली अलग अलग तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स और उसके अलावा बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर पिन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरी चीज़, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अब तभी जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस मैं ला पाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं मॉक टेस्ट पे अब डायरेक्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट डेली हमारा चल रहा है, वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, गुड बाय।